हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन अवसाद के ट्रीटमेंट की। जैसे पहले मैंने वीडियो बनाया कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, कितने टाइप में हम उसको डिवाइड करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि डिप्रेशन का क्या ट्रीटमेंट है, इसका इलाज क्या है, और इलाज कई लोगों को लगता है ज़रूरी भी है या नहीं है। तो मैं बड़ी 100% कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि इसका इलाज ज़रूरी है। कई बार ये जो मोटिवेशनल स्पीकर और ये जब लोग बोलते हैं कि ये सब आपके दिमाग में है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, अजीब तो बड़ा लगता है, लेकिन क्या बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन मैंने जो देखा कि साइकेट्री बहुत से नॉन प्रोफेशनल हाथों में बहुत चला गया है। लोग बड़े मतलब अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलेंगे और वो तरह तरह की बातें करेंगे, बट एक्चुअली बहुत सी प्रोफेशनल्स को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। तो ये आपका वो है कि आप उन सब चीज़ों को समझें कि जो प्रोफेशनल्स हैं उन सब चीज़ उनकी बातें सुने। देखिए, लोगों को लगता ज़रूर है, जैसे इवन घर वाले भी कहते हैं कि भाई आप सोचिए मत, आप घूमने जाइए, आपको किस बात का डिप्रेशन है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे लोगों को बीपी होता है, जैसे शुगर, कोई सोचता है उसलिए बीपी नहीं होता है, कोई सोचता है इसलिए उसको शुगर नहीं होता है, कोई सोचता है इसलिए उसको किडनी की बीमारी नहीं होती है। वैसे ही ये बीमारी है, इसमें पेशेंट सोचता नहीं है, सोच आता है। तो पेशेंट को इसमें एक और बड़ा इशू है कि सिंपैथी नहीं मिलती। एक तो वो बीमार है, हम अगर फीवर भी घर में किसी को आ जाता है तो हम पूछते हैं भाई आपके क्या हाल चाल हैं, आप कैसे हो, आप अब ठीक हो कि नहीं हो। और इसमें पेशेंट को इतना गंदा फील होता है, वो एक पेन के थ्रू जाता है वो। और दूसरा, उसको बुरा लगता है कि आसपास के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें आपको ये समझना है कि हम सोचते नहीं हैं, विचार आते हैं। ये बीमारी की वजह से विचार आते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते, इसके इलाज की ज़रूरत है। तो ये आपको जो अनप्रोफेशनल लोग तरह तरह की बातें करते हैं उनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए। इसके आपको एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है। इसका इलाज भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेरोटोनिन जो केमिकल है मैन, इसमें कम हो जाता है। तो इसमें हम एसएसआरआई देते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो मैन मेडिकेशन, हम उनको एंटी डिप्रेसेंट्स बोलते हैं। मुझे लगता है कि वो एंटी डिप्रेसेंट सिर्फ उन्हीं को एंटी डिप्रेसेंट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सेरोटोनिन जो एसएसआरआई है वो सिर्फ डिप्रेशन में ही काम नहीं आते, वो हम एंजाइटी में भी देते हैं, हम ओसीडी की बीमारी में भी देते हैं। तो दूसरे साइकेट्रिक प्रॉब्लम और कई प्रॉब्लम्स में हम इवन पेन वगैरह में हम जैसे यूज़ करते हैं एसएसआरआई का। तो वो जो एसएसआरआई है वो सिर्फ हम बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट है, बट उन मेडिकेशन का कई और दूसरी जगहों पे भी इसका रोल है। तो जो मेन मेडिकेशन हम एसएसआरआई देते हैं, पहले ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आते थे, अब जैसे कुछ मेडिकेशन दूसरी है, एसएनआरआई हम सेलेक्टिव नॉरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर बोलते हैं, कुछ बुप्रोपियोन है, मेटाजापिन है। तो आज के दिन हमारे पास काफ़ी तरीके के एंटी डिप्रेसेंट अवेलेबल है। और जो भी कोई अच्छा डॉक्टर होगा वो ये देखेगा कि कौन कौन से, इवन उसकी अगर हम न्यूरो बायोलॉजी की बात करें डिप्रेशन की, तो ये भी इस्टेब्लिश हो चुका है कि कौन सा सिम्टम किस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो रहा है। मतलब जैसे आपका मन उदास है, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, आपकी भूख कम है, आपकी नींद कम है, तो अलग अलग सिम्टम्स का आज के दिन ये पता चल चुका है रिसर्च से कि भाई ये सिम्टम इस केमिकल की वजह से हो रहा है। तो आप जब पेशेंट के सिम्टम सुनते हैं, आप डॉक्टर अपने दिमाग में एक आइडिया लगाता है कि भाई ये पेशेंट को सिम्टम है, और ये केमिकल जो तीन केमिकल मैंने आपको बताया, सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरेपिनेफ्रिन, उस केमिकल, कौन से केमिकल का ज़्यादा रोल है, उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन के डोज को एडजस्ट करते हैं, कौन सी मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन को चूज़ करना है हम चूज़ करते हैं, और पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट है इसमें फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन। अब मेडिसिन में हम मेनली एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, साथ में जैसे एंटी एंजाइटी जो बेंजोडाइज़पिन्स का थोड़े दिन के लिए यूज़ करते हैं अगर पेशेंट को ज़्यादा एंजाइटी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम है, साइकोटिक डिप्रेशन है, तो उसमें हम एंटी डिप्रेसेंट के साथ एंटी साइकोटिक का कॉम्बिनेशन भी देते हैं, जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है। ये एक मेन मेडिसिन जो मेन इलाज है फार्माकोलॉजिकल, जो मेडिकेशन के साथ ट्रीटमेंट हम देते हैं। अब इस ट्रीटमेंट में कई पेशेंट पूछते हैं कि सर कितने दिन इलाज चलेगा। अगर पहली बार पेशेंट हमारे पास आया तो हम यूजुअली हम बोलते हैं कि भाई 6, 8, 12 मंथ्स इसका ट्रीटमेंट चलता है। कई बार 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, और पेशेंट ठीक हो जाता है। जैसे मैंने उसके कारण बताया कि अगर आपको कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, कोई स्ट्रेस आया, आपको डिप्रेशन हुआ, आपने मेडिकेशन ली, आप ठीक हो गए और आपकी मेडिसिन बंद हो जाती है। कई बार अगर आपको दोबारा ये आ जाता है तो फिर ट्रीटमेंट थोड़ा सा 2-3 साल चलता है। अगर आपको ये बार बार आ रहा है, जिसको हम रिकरेंट डिप्रेशन बोलते हैं, तो हो सकता है कि आपको जेनेटिक हो, कुछ और फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, तो फिर ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। लेकिन ये जो लोगों के मिथ है कि भाई ट्रीटमेंट हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं है। तो मेडिसिन इसका बहुत एक प्रभावी इलाज है। इसमें कई लोग कहते हैं कि सर मेडिसिन लेने से हमारी किडनी, तो ये बड़ा कॉमन लोगों के मिथ है कि
हमारी किडनी तो ख़राब नहीं हो जाती। देखिए मैं आपको थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात करना चाहूँगा एंटी डिप्रेसेंट्स के। ये लोगों का बहुत ज़्यादा मिथ है। मैं एज़ ए साइकियाट्रिस्ट बड़ी ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हमारी मेडिकेशन का कोई ऐसा सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी, कोई आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कॉमन थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे किसी को ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गया, किसी को थोड़ा बहुत एसिडिटी हो गई, किसी को मान लो कुछ मेडिकेशन से थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का थोड़ा सा वो होता है, और वो भी अगर आप प्रॉपर्ली मेडिकेशन लिखते हैं तो उन जो साइड इफ़ेक्ट हो उनसे भी बचा जा सकता है। जैसे सेक्सुअल डिस्फंक्शन वाला, किसी किसी को इन मेडिकेशन से, हमारे वाली मेडिकेशन से डिलेड इजैकुलेशन होता है, बट वो भी थोड़े दिन के बाद कंट्रोल हो जाता है। किसी किसी को, जैसे मान लो एल्डरली एज ग्रुप है, तो जो प्रोस्टेट पे इफेक्ट होने की वजह से कई बार यूरिनरी रिटेंशन जो हम बोलते हैं, कि कई बार पेशेंट बोलते हैं सर यूरिन थोड़ा रुक रुक के आता है, तो ये कुछ थोड़े जो आपके जीआई साइड इफेक्ट हैं, थोड़े बहुत सेक्सुअल साइड इफेक्ट हैं, थोड़ा बहुत यूरिन वाला, बाकी एज सच कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। बट मैं आपको ये बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई पेशेंट हमारे पास इवन 2-3-4 साल से मेडिसिन लेते हैं, किसी को भी कोई किडनी का, हार्ट का ऐसा सीरियस इशू साइकेट्री के इन जो डिप्रेशन वाली मेडिकेशन है इनसे नहीं होता। सो प्लीज़ इन भ्रांतियों से बचें, इन मिथ से बचें। लोग इधर उधर बहुत साइकेट्री के बारे में लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो मेडिसिन आप शुरू करते हैं उसके साथ में अगर मान लो किसी का कुछ नेचर का पर्सनालिटी का इशू है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा उसके इशू है, तो उसमें एक जो साइकोथेरेपी काउंसलिंग भी हम इसमें साथ साथ ऐड करते हैं। बट कई लोग कहते हैं कि सर डिप्रेशन मुझे है और मैं सिर्फ काउंसलिंग से ठीक होना चाहता हूँ, मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता। देखिए आप समझिए, आपको जो सोच आ रहा है वो आप जानबूझ के नहीं सोच रहे हैं, वो सोच आपको आ रहा है, आपकी इलनेस की वजह से आ रहा है। अगर मान लो हम कुछ आपको समझाएंगे तो भी आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो काउंसलिंग है, अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो काउंसलिंग उसमें इवन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कई लोग कहते हैं कि सर मैं काउंसलिंग करवाता रहा 2 साल से, मुझे पता ही नहीं चला। आपको काउंसलिंग तब हेल्प करेगी जब आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। तो ज़्यादातर डिप्रेशन में इवन कई बार हम बोलते हैं कि जो माइल्ड डिप्रेशन है उसमें साइकोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन में तो आपको मेडिसिन पर जाना ही जाना पड़ता है। इवन माइल्ड में भी अगर आप मेडिसिन लेते हैं थोड़े दिन के लिए और जब आपके सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि वो आपको समझ में भी आता है, आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं अपनी जो ज़िंदगी में, अपनी जो दिनचर्या में। इसलिए जो मेडिकेशन प्लस जो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग है वो एक इसका अच्छा प्रभावी इलाज है, लेकिन वो देखना पड़ता है, वेरी टू वेरी, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि भाई कौन से पेशेंट में मेडिकेशन का ज़्यादा रोल है, कौन से पेशेंट में काउंसलिंग का ज़्यादा रोल है। बट आप मेडिसिन से डिप्रेशन में परहेज ना करें, क्योंकि सिम्टम सीवियर होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप देखिए हमारे आसपास हम कितने लोगों को रोज़ाना खो रहे हैं। लोग इसमें बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, लोगों को गिल्ट आने लगती है, वो अपनी लाइफ को गंवा बैठते हैं। इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी परहेज मेडिकेशन से ना करें। मेडिसिन देते ही पेशेंट को 1-2 मंथ्स में इसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट सुसाइडल होता है, तो हम उसमें पेशेंट को एडमिट करते हैं। अगर पेशेंट को सुसाइड ज़्यादा है, सुसाइडल आइडियाज़ हैं, तो इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि सुसाइड एक ऐसा रीज़न है जो पेशेंट को हमारे से दूर ले जा सकता है। तो इसलिए हम उसमें रिस्क नहीं लेते, और अगर फैमिली के साथ बातचीत करके हम उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की, एडमिशन की सलाह देते हैं। एडमिशन में कई बार सिम्टम जब ज़्यादा होते हैं तो ईसीटी, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम बोलते हैं, वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। जो ईसीटी पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ओवर द ईयर्स अभी बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस आ गई हैं, बहुत टाइप के एंटी डिप्रेसेंट्स आ गए हैं। मैंने तो लास्ट के 8-10 साल में इतने पेशेंट्स देख लिए, मैंने किसी को भी ईसीटी नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ईसीटी है, अभी भी हम यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि ईसीटी को आप धीरे धीरे हमें इससे बचना चाहिए, और हमें ज़्यादातर पेशेंट को मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन बहुत मतलब काफ़ी अच्छी, काफ़ी टाइप्स के ग्रुप आ गए। तो जो मैंने बताया कि वेरियस टाइप ऑफ जो एंटी डिप्रेसेंट हैं, प्लस जो काउंसलिंग है, और कभी कभी ईसीटी हम यूज़ कर सकते हैं। ये अगर इसका कॉम्बिनेशन हम यूज़ करें तो हम जल्दी से जल्दी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों से आप बचें ना। अगर आपके सिम्टम्स हैं वो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, अगर आपके उससे जो डे टू डे लाइफ में अगर डिसफंक्शन हो रहा है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं। ये ऊपरी हवा के चक्कर के नाम से, ये मोटिवेशनल स्पीकर से, इन सब चीज़ों से आप प्लीज़ बचें। ये वैसी बीमारी है जैसी दूसरी बीमारी है, ये ब्रेन की बीमारी है, इसमें आपका सोच नहीं आ रहा, आप इसमें सोचना नहीं चाह रहे हैं, सोच आता है, और मेडिसिन से आप जल्दी से जल्दी ठीक होके दूसरे लोगों की तरह ही आप अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को साथ उसको शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की
जो अवेयरनेस है उसकी एक्सेप्टेंस। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बीच में वीडियो बनाने के एक पेशेंट से बात कर रहा था, मैंने कहा यार आप मुझे बताओ, मैं जानने की बार बार हर पेशेंट से कोशिश करता हूँ कि क्यों लोग अभी भी इसको बीमारी नहीं मान रहे। तो उनका भी यही कहना था कि सर जैसे हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं लोगों को लगता है कि मैं कहीं पागल तो नहीं हूँ, मुझे पागल घोषित कर दिया जाएगा, इसलिए लोग साइकेट्रिस्ट के पास आने से बचते हैं। तो ये भ्रांति अभी भी हमारे जो स्टिग्मा और टेबू अभी भी है। प्लीज़ समझें, इसमें कोई पागल वाली बात नहीं है, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। आपके ब्रेन में ये बीमारी होने से आपका सोच विचार व्यवहार बदल जाता है, जो मेडिकेशन से और काउंसलिंग थेरेपी से जल्दी ठीक हो सकता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों की भी इसकी अवेयरनेस लाने की उसमें मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।